कक्षा 12 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 3 कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता के बहाने कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए। पहले ये कुंवर नारायण जी हैं और ये बात को जो है कील की तरह समझकर गाड़ देते हैं, जिससे कि वो हिल डुल ना सके, उसकी भावनाएं ना रहें बेचारे की। चलिए देखते हैं कविता है क्या। तो कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महक के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को पलटा उल्टा, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। अब है ये कविता, कवि का परिचय है। चलिए देखते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म जो है वो सन 1927 में फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। था। घर पर ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने प्राप्त की। आप आधुनिक हिंदी काव्य जगत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपने सन 1950 में इसके आसपास काव्य लेखन प्रारंभ किया। आपने बहुविधाओं में लेखन कार्य किए हैं। आपको हिंदी साहित्य की प्रभावी सेवाओं के लिए कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि मिले हुए हैं, से सम्मानित किया गया है। आप तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। रचनाएं कौन कौन सी है देखते हैं। कुंवर नारायण जी की प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। नंबर 1 देखते हैं। काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं इन दिनों। और प्रबंध काव्य क्या है। आत्मजयी। नंबर 3 पे आता है कहानी संग्रह आकारों के आसपास। नंबर 4 है समीक्षा आज और आज के पहले। नंबर 5 है सामान्य मेरे साक्षात्कार। काव्यगत विशेषताएं देखते हैं। कुंवर नारायण जी ने अपने साहित्य सृजन कर्म में कविता सृजन को प्राथमिकता प्रदान की है। आपकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के स्थान पर संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। आप नगरीय संवेदना के कवि हैं। आपकी रचनाओं में विवरणात्मकता न के बराबर है, किंतु व्यक्तित्व एक सामाजिक ऊहापोहात्मकता का तनाव पूरी व्यंजकता में प्रकाशित होता है। आपकी वीत रागी दृष्टि नोच खसोट हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे
हुए एक संवेदनशील अलोड़ित मन के रूप में अभिव्यंजित है। भाषा शैली की भी बात करते हैं। भाषा और विषय की विविधता आपके काव्य के विशेष गुण हैं। इनमें यथार्थ के खुरदरापन, सतह सहज सौंदर्य दिखाई देते हैं। सीधी घोषणाएं और फैसले आपकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन आपके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। कविता का सार लेते हैं। क्या है कविताओं का सार? कवि कुंवर नारायण ने इस कविता में कविता की व्यापकता को दर्शाया है। कवि के अनुसार कविता की उड़ान चिड़ियों की उड़ान से कहीं अधिक ऊंची और विस्तृत है। कल्पना के पंख के उड़ने वाली इस उड़ान को चिड़िया कभी नहीं जान सकती, क्योंकि वह असीम है। कविता का खिलना फूलों के खिलने से भिन्न है। कविता की सुगंध और प्रभाव फूल से अधिक प्रभावी और स्थायी है। फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, परंतु कविता एक बार विकसित होकर अमिट हो जाती है। कविता बच्चों के खेल के समान आनंदपूर्ण और भेदभाव रहित होती है। कविता प्रकृति और मनुष्य के सभी सरोकारों को समेटे हुए भी उसके अधिक व्यापक, कल्पनापूर्ण, आनंदपूर्ण, प्रेरक और महान होती है। बात सीधी थी, पर कविता का मूल भाव यह है कि कवि सीधी बात को भी तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की मानसिकता से उसे जटिल बना देता है, जबकि बात को सीधा साधा प्रस्तुत करना ही अधिक उपयुक्त होता है। भाषा का चमत्कार दिखाने की इच्छा से कवि भाषा में पेच कसता है। इसका कारण जनता से मिलने वाली वाहवाही की इच्छा है। उसे कृत्रिम प्रशंसा के लोभ में कवि फंसता दिखाई देता है। चलिए अब शुरू करते हैं इसके संदर्भ से व्याख्या करने की। कवि एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो चलिए देखते हैं संदर्भ क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से ली गई है। यह कविता कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों में मूल रूप से संकलित है। प्रसंग देखते हैं। इस कविता में कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। प्रस्तुत काव्यांश में कविता की तुलना चिड़िया की उड़ान से की है। व्याख्या भी देख लेते हैं। कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है, लेकिन कविता की उड़ान से भिन्न है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान की एक निश्चित सीमा है, जबकि कविता में भावों की, विचारों की उड़ान किसी भी सीमा या बंधनों से मुक्त है। वह अनंत उड़ान है। इसी कारण कवि आगे कहते हैं कि बाहर भीतर सब घरों में कविता के भाव रूपी पंख लगाकर उड़ने का अर्थ चिड़िया भी नहीं जान सकी और समझ सकती। वास्तव में कविता में कवि की असीम कल्पना के पंख लगे होते हैं, अतः कविता के पंखों की समानता चिड़िया के पंख नहीं कर सकते। प्रश्न है इसका, काव्यांश से संबंधित कवि और कविता का नाम लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, इस काव्यांश के कवि कुंवर नारायण और कविता का नाम है कविता के बहाने। नंबर दूसरा प्रश्न है, कविता और चिड़िया में क्या संबंध है, काव्यांश के आधार पर लिखिए। तो उत्तर है ये बच्चों, कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, अर्थात कवि के अनुसार कविता और चिड़िया दोनों ही उड़ती हैं। कविता कवि की कल्पना और भाव रूपी पंखों के सहारे, जबकि चिड़िया अपने शारीरिक अंग रूपी पंखों के सहारे। तीसरा प्रश्न है, चिड़िया क्या नहीं जानती, कवि के इस संदर्भ में कौन सी बात कही है। तो उत्तर है बच्चों ये,
चिड़िया कविता की उड़ान जो वस्तुतः कल्पना और भावों का उड़ान है के विषय में नहीं जानती। वह बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगाकर उड़ने का अर्थ भी नहीं समझ सकती। चौथा प्रश्न है, कवि की उड़ान तथा चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो ये उत्तर है बच्चों, कविता की उड़ान सीमाहीन और अनंत होती है, क्योंकि कविता में मन भावों एवं असीम कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ता है, जबकि चिड़िया के पंखों की एक निश्चित एवं सीमित सामर्थ्य होती है। चिड़िया एक निश्चित सीमा के बाद उड़ने में असमर्थ होती है। दूसरी बात यह है कि चिड़िया सब जगह नहीं उड़ सकती, जबकि कविता की उड़ान सभी जगहों पर हो सकती है। प्रश्न है, काव्यांश के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो ये उत्तर है बच्चों, काव्यांश की भाषा सहज और प्रभावपूर्ण है। चिड़िया क्या जाने में कवि ने प्रश्नालंकार का प्रयोग किया है। भाषा में तुकबंदी, बहाने, माने, जाने तथा युग्म शब्दों जैसे इस घर उस घर, बाहर भीतर आदि के प्रयोग से एक विशिष्ट सौंदर्य आ गया है। साहित्यिक खड़ी बोली में भी सामान्य रूप से प्रचलित होने वाले शब्दों के प्रयोग के कारण कविता अपने उद्देश्य में सफल हुई है। दूसरा प्रश्न फिर आ रहा है, काव्यांश में अलंकार योजना के बारे में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, ये कविता में उड़ने के अर्थ में मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। बाहर भीतर, इस घर उस घर इत्यादि वर्णों की भिन्न अर्थ में आवृत्ति होने से समंग यमक अलंकार, बहाने, जाने एवं माने जाने के तुकांत प्रयोग से अंत्यानुप्रास तथा कविता की उड़ान, कविता के पंख में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा है, कविता में पंख लगाकर उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। पंक्ति के भावगत अर्थ पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो उत्तर है ये, जहाँ चिड़िया के उड़ान को कविता के उड़ान की अपेक्षा सीमित व तुच्छ माना गया है। चिड़िया क्या जाने में जो तिरस्कार भाव है वह प्रभावशाली है। कविता अमूर्त है, काल्पनिक है, चिड़िया प्रत्यक्ष है, साकार है, अतः दोनों की तुलना प्रभावी है। अगले पार्ट को देखते हैं। कविता एक खिलौना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महक के माने फूल क्या जाने। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से ली गई है। यह कविता कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों में मूल रूप से संकलित है। प्रसंग है, कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कविता के भावों की तुलना फूलों से की है। कविता के विकास की प्रक्रिया एवं उसे प्राप्त होने वाले आनंद फूलों के खिलने से तुलना की है। व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि कविता का खिलना, चलिए व्याख्या की तरफ फिर बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि कविता का खिलना फूलों के खिलने के समान है, लेकिन कविता के खिलने और फूल के खिलने में सूक्ष्म अंतर होता है। फूल खिलने के बाद उसका जीवन तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि और नियति है, जबकि कविता एक बार विकसित हो जाने, जीवन पाने के बाद वह अमर और अमिट हो जाती है। इसलिए कवि कहते हैं कि कविता के खिलने का मर्म फूल नहीं समझ सकती है। कवि यह स्पष्ट करना चाहता है कि फूल जिनके खिलने में आनंद है, उत्साह है, जिनमें कोमलता और आकर्षण भी है, वे भी कविता की सामना नहीं कर सकते, क्योंकि कविता अनंत जीवन एवं आनंद से युक्त होती है। वह फूलों की
भांति एक बार खिलकर मुरझाती नहीं, अपितु सदैव नए अर्थ ग्रहण करके विकासशील एवं जीवित बनी रहती है। प्रश्न है, कविता रचने और फूल के खिलने में क्या समानता है? तो उत्तर है बच्चों, जैसे फूल अपने पराग, मधु और सुगंध को लेकर खिलता है, उसी प्रकार कविता रचने वाला कवि अपने मन के भावों को अपनी कविता में पूरे भावावेग से व्यक्त करता है। कविता की सार्थकता मनोभावों को पूरी तरह व्यक्त करने में है। दूसरा प्रश्न है, बिना मुरझाए महकना कवि ने किसके संदर्भ में कहा है? आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, कविता और फूल दोनों ही खिलते हैं, लेकिन फूल जहां एक ओर खिलकर मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, वहीं कविता एक ओर खिलने अर्थात शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेने के बाद निरंतर विकसित होती रहती है। यह कभी नष्ट नहीं होती, अपितु समय बीतने के साथ और भी व्यापक अर्थ ग्रहण करके अमर एवं अमिट हो जाती है। तीसरा प्रश्न है, फूल किस प्रकार कविता से कम प्रभावशाली है? काव्यांश के आधार पर बताइए। तो उत्तर है बच्चों, कवि कहता है कि कविता बिना मुरझाए महकते हैं और जबकि फूल मुरझा जाता है, उसका जीवन काल और सुगंध भी कविता से कम है। इस आधार पर फूल कविता से कम प्रभावशाली है। कविता का खिलना, उसका सभी जगह बिना मुरझाए महकना अर्थात अपने प्रभाव को और व्यापक स्तर पर विस्तारित करना फूल के वश की बात नहीं, यह सिर्फ कविता द्वारा ही संभव है। नंबर चौथे प्रश्न पे चलते हैं, कवि ने कैसे समझाया है कि कविता के प्रभाव की कोई सीमा नहीं होती? तो उत्तर है बच्चों, ये कवि कहता है कि कविता बिना मुरझाए महकती है, जबकि फूल मुरझा जाता है, उसका जीवन काल और सुगंध भी कविता से कम है। इस आधार पर फूल कविता से कम प्रभावशाली है। कविता का खिलना, उसका सभी जगह बिना मुरझाए महकना अर्थात अपने प्रभाव को और व्यापक स्तर पर विस्तारित करना फूल के बस की बात नहीं है, वह सिर्फ कविता द्वारा ही संभव है। प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो ये उत्तर है बच्चों, कविता और फूल की तुलना कवि ने अत्यंत सुंदर ढंग से की है। कविता के खिलने अर्थात विकसित विकास प्रक्रिया को प्राप्त करने, नए नए भाव एवं अर्थ ग्रहण करने और फूल के खिलने में कवि ने अंतर बताते हुए कविता को कभी न मुरझाने और सदा महकते रहने वाला भाव रूपी पुष्प है, जबकि सामान्य रूप पुष्प के मुरझाने और उसकी सुगंध के समाप्त हो जाने की बात कहते हुए कविता की श्रेष्ठता सिद्ध की है। प्रश्न है, इस काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार बताइए। तो ये आंसर है, इसका उत्तर है फूल क्या जाने। पद में प्रश्नालंकार सह मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाहर भीतर, इस घर उस घर में अनुप्रास अलंकार है। नंबर तीसरा है, कविता और फूलों के सौंदर्य का तुलनात्मक संबंध बताइए। तो उत्तर है बच्चों, ये कविता और फूल का सौंदर्य अत्यंत मनोरम है। कविता फूल के समान विकसित होकर अपनी महक यानी प्रभाव भी फैलाती है, किंतु फूल की महक अर्थात सुगंध परिमित दायरे व समय के लिए होती है, जबकि कविता अपरिमित दायरे में व अपरिमित समय तक महकती रहती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। संदर्भ है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में शामिल कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने से ली गई है। यह कविता कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों में
मूल रूप से संकलित है। प्रसंग है, इस काव्यांश में कवि बच्चों के खेल से कविता की तुलना की है, यानी इससे तुलना करता है। तो चलते हैं आगे, संदर्भ या व्याख्या की भी बात कर लेते हैं। व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि का मानना है कि कविता बच्चों के खेल के समान है। कवि कहता है कि जिस तरह बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं, उसी तरह एक कवि के लिए कविता खेल के समान होती है। बच्चों के खेल की तरह ही कवि के हृदय के भाव कल्पना में घुल मिलकर कभी भी कहीं पर भी कविता के रूप में प्रस्फुटित होने लगते हैं। बच्चों के खेल की भांति अपने पराये के भेद से परे कवि की कविता होती है। कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाह्य संसार के मनोभावों को शब्द वाणी प्रदान करता है। वह बच्चों सम लापरवाह होता है, अतः कविता बच्चों के खेल संबंधन से परे होती है। कविता बच्चों के समान एक दूसरे को जोड़ती है। प्रश्न है इसमें, बच्चों के बहाने कविता को एक खेल क्यों माना गया है? तो उत्तर है ये बच्चों, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने बच्चों के बहाने कविता की विशिष्टता को उजागर किया है। जिस प्रकार बच्चों में असीम संभावनाएं छिपी होती हैं, ठीक उसी प्रकार कविता में भी असीम संभावनाएं निहित होती हैं। बच्चा खेल खेल में अपने पराये का भेद मिटा देता है तथा सभी के साथ आत्मीयता का प्रदर्शन करता है। इसी प्रकार कविता भी किसी के साथ भेदभाव लिए बिना प्रेम और अपनापन का संदेश देती है। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार कविता क्या है? तो उत्तर है ये, कवि के अनुसार कविता बच्चों के खेल की तरह है। जैसे बच्चा खिलौनों से खेलता है, उसी प्रकार कविता शब्दों से खेलती है। प्रश्न नंबर 3 है, बच्चा क्या जानता है? वाक्यांश के आधार पर बताइए। तो उत्तर है ये, बच्चा सभी घरों को बाहर भीतर सबको एक कर देना चाहता है। तात्पर्य यह है कि बच्चा अपने पराये में अंतर नहीं जानता। जो भी स्नेह देता है, बच्चों की आत्मीयता उसी व्यक्ति के साथ हो जाती है। इस प्रकार बच्चा मानवीयता के मार्मिक को जानता है। दोनों में सबको चाहने और सबके लिए आत्मीय भाव प्रदर्शित करने के गुण विद्यमान है। प्रश्न है, सब घर एक कर देने की माने को बच्चे और कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों ये, सब घर एक कर देने का माने का अर्थ बच्चे के संदर्भ में है। यह है कि बच्चा अपने पराये का भेद और सीमा में बंध कर रहना नहीं चाहता। वह सबसे स्नेह रखता है। कविता भी बच्चे की तरह होती है। वह भी सीमाहीन और सहज भाव से सबके लिए उपलब्ध होती है। इस प्रकार बच्चे और कविता सामाजिक तथा सर्वदेशिक हो जाते हैं। प्रश्न है, काव्यांश का भाव सौंदर्य अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है ये, नंबर 1, काव्यांश में बच्चों द्वारा सबको एक समान मानने, सभी से एक प्रकार की आत्मीयता प्रदर्शित करने वाला बताते हुए कवि ने उनके खेल को कविता के समान बताया है, जिसमें न कोई सीमा होती है और न ही बंधन। कविता में बच्चों की तरह आत्मीयता और प्रेम को प्रदर्शित करने तथा सबको अपनाने की क्षमता है। नंबर दूसरा है, कविता के छंद संबंधी सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो नंबर 3, बच्चा ही जाने पंक्ति के प्रयोग से कवि का क्या आशय। चलिए दोनों के उत्तर देखते हैं। यह कविता न तो गेय है न छंदबद्ध। इसमें तुकांतता और भाव का अनूठा योग है। बहाने जाने माने की तुक से कविता में श्रेष्ठ यथाश्रेष्ठ प्रभाव आ गया है। अब तीसरे का उत्तर है, बच्चा ही जाने पंक्ति के प्रयोग से कवि का आशय बाल मन की सरलता, कोमलता, सह गहनता से है। बाल मन के हृदय की गहराई में निश्चलता समाहित रहती है।
यह कविता यहीं समाप्त करता हूँ। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों को मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।